हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बच्चों, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी पार्ट 6 पार नजर की। उसका बच्चों हमने सारांश जाना था, उसका हमने अर्थ जाना था, हमने रीडिंग करी थी उस पार्ट की। आज हम उसी पार्ट के अभ्यास कार्य करेंगे, प्रश्न उत्तरों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, कहानी से छोटू का परिवार कहाँ रहता था। छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी कॉलोनी में रहता था। जब सूर्य में हुए परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, वहां रहने वाले मंगल ग्रह पर रहने वाले पशु पक्षी पेड़ पौधे सब नष्ट हो गए, तो मनुष्य ने अपनी तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे अपने लिए कॉलोनी बनाई। वो वहां रहने लगे और वहां वो यंत्रों के माध्यम से स्वयं को सुरक्षित रखने लगे। तो वो जमीन के नीचे कॉलोनी बना के रहने लगे। दूसरा प्रश्न है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी। पाठ के आधार पर लिखो। हमने ये पाठ पढ़ा था, तो अब हम इसका उत्तर देंगे और हम जानते भी हैं कि क्यों नहीं थी। तो देखिए, छोटू को या किसी भी अन्य व्यक्ति को उस सुरंग में जाने की इजाजत इसलिए नहीं थी क्योंकि उस सुरंग से होता हुआ एक रास्ता जमीन के ऊपर की तरफ जाता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। इसलिए मनाही थी कि एक रास्ता इस सुरंग से होता हुआ जमीन के ऊपर जाता था, क्योंकि जमीन के ऊपर मंगल ग्रह में जब से सूर्य में परिवर्तन हुए, प्राकृतिक असंतुलन बढ़ा, तब मंगल ग्रह की जमीन रहने लायक नहीं थी। जमीन के ऊपर का हिस्सा वहां रहने लायक नहीं था, क्योंकि वहां सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी जितने भी थे सभी नष्ट हो चुके थे। इसलिए वहां ऊपर जाना किसी के लिए भी वहां जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। तीसरा है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की। तो छोटू जब कंट्रोल रूम में गया तो उसने देखा कि सब लोग मंगल पर उतरे हुए यान की वजह से परेशान थे। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की हरकतों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उस समय छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिसके बटनों को देखकर वह स्वयं को रोक न सका और उसने एक बटन दबाने की हरकत कर दी। जब उसके पापा उसको कंट्रोल रूम में ले गए, उस समय सब लोग मंगल ग्रह पर जो यान उतरा हुआ था उसकी वजह से परेशान थे कि ये यान कहाँ से आ गया, किसने भेजा होगा, ये क्या करना चाहता है हमारे ग्रह पे। तो सब लोग स्क्रीन पर उस अंतरिक्ष यान को बड़े गौर से देख रहे थे। उसमें से एक यांत्रिक हाथ निकला और वो उसमें मिट्टी को कुरेदने की कोशिश कर रहा था। तो सब लोग उसको देख रहे थे कि क्या कर रहा है। उसी समय जो है छोटू के हाथ में जो कंसोल पैनल था उसमें लाल रंग का बटन था। तो बच्चे देखा आपने, जो रंग बिरंगा रंग की तरफ बच्चे एकदम से उनका ध्यान आकर्षित होता है। तो जब उसने देखा उसमें लाल सा बटन है तो वो रह नहीं पाया, स्वयं को रोक नहीं पाया और उसने जो है एक लाल बटन दबा दिया। उसके बाद उसके पापा ने उसको एक थप्पड़ मारा और उस बटन को दोबारा दबा करके स्थिति सामान्य कर दी। इसके बाद है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। तो बच्चों, मंगल ग्रह पर पहले आम जनजीवन हुआ करता था। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। सूरज में हुए परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से पशु पक्षी पेड़ पौधे तथा अन्य जीव उस बदलाव की स्थिति को सहने में असमर्थ हो गए और धीरे धीरे वे मरने लगे और कुछ भी न बचा और सब कुछ नष्ट हो गया। अब प्रश्न आता है बच्चों, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। जो मंगल ग्रह पर एक यान आया था उसको किसने भेजा था। तो कहानी में अंतरिक्ष यान को नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने भेजा था, ताकि वह मंगल की मिट्टी के नमूनों को एकत्र करके पृथ्वी पर जांच के लिए मंगवा सके। तभी तो यान में से जो एक यांत्रिक यानी मशीनी हाथ निकला था वो वहां की मंगल ग्रह की मिट्टी को कुरेद रहा था, यानी उसे उठाने की कोशिश कर रहा था।
अब प्रश्न है आपका नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के लिए कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों। वहां कॉलोनी की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई थी उनके नंबर रखे गए थे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। वे जो उनके गृह में जो अजनबी आए थे उनसे निपटने के लिए क्या तरीके सुझाते हैं। नंबर 1 के अनुसार यान को नष्ट करना समझदारी नहीं थी, क्योंकि इससे उस यान के विषय में जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। उसके अनुसार ये यान जीव रहित यान था, जिससे उसके ग्रह को कोई खतरा नहीं था। इसी बात का समर्थन करते हुए नंबर 2 के अनुसार अगर यंत्रों को बेकार कर दिया जाता तो दूसरे ग्रह के लोग उनके बारे में जान जाएंगे। इसलिए नंबर 2 के अनुसार सिर्फ अवलोकन करने में ही भलाई थी। और कुछ इसी तरह नंबर 3 के अनुसार ऐसे प्रबंध करने आवश्यक थे जो उनके अस्तित्व को छिपाने में सहायक हों, ताकि उन्हें यहाँ कुछ भी प्राप्त न हो सके। तो जो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 थे, उसमें से नंबर 1 ने अपनी यह सुझाव रखा कि हमें इस विमान को इस यान को हमें नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नष्ट हो जाएगा तो इसके बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं हासिल हो पाएगी कि कहाँ से आया था, इसमें कौन था। और उन्होंने अपनी राय दी कि मुझे लगता है इस यान में कोई भी जीव नहीं है, यानी कि कोई भी इसमें मनुष्य नहीं है, और हमको जो है इससे कोई भी खतरा नहीं है। इसी तरह दूसरे ने भी पहले नंबर 2 ने भी नंबर 1 का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि यंत्रों को तो हम बेकार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस यंत्र को बेकार कर देंगे, इस यान को हम नष्ट कर देंगे, तो दूसरे ग्रह के लोगों को हमारे बारे में जानकारी मिल जाएगी कि यहाँ भी कोई ग्रह है और यहाँ भी लोग रहते हैं। इसलिए नंबर 2 ने कहा कि हम इस यान को देखते हैं, इसका अवलोकन करते हैं कि ये हमारे ग्रह में तो उतर गया, लेकिन ये यहाँ करना क्या चाहते हैं, ये क्या कर रहा है। इसी तरीके का सुझाव नंबर 3 ने भी कहा। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे प्रबंध करने चाहिए कि जिससे हमारा जो अस्तित्व है, यानी हम इस ग्रह पर रह रहे हैं, जमीन के अंदर हम कॉलोनी बना के जो हम रह रहे हैं, इसका पता किसी को भी नहीं लगे, अन्य किसी भी व्यक्ति को इसका पता नहीं लगे कि हम यहाँ रह रहे हैं, जिससे हम सुरक्षित भी रहें और उनको यहाँ से कुछ प्राप्त भी ना हो। अब है बच्चों कहानी से आगे। दिलीप एम साल्वी, जयंत विष्णु नार्लिकर, आइजक एसिमोव और आर्थर क्लार्क ऊपर दिए गए लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियां इकट्ठी करके पढ़ो और एक दूसरे को सुनाओ। इन कहानियों में कल्पना क्या है और सच क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। ऐसी कुछ कहानियां छांट कर निकालो जो आगे चलकर सच साबित हुई। तो बच्चों आप ये स्वयं करेंगे। ये लेखक हैं दिलीप एम साल्वी, जयंत विष्णु नार्लिकर जी, जिन्होंने आपका ये पार नजर के कहानी इन्होंने ही लिखी है। आइजक एसिमोव और आर्थर क्लार्क, ये जो आपके लेखक हैं, इनसे संबंधित आप कहानियों का संग्रह कीजिए, उनको पढ़िए और उसमें ये देखने की, उसको ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये मात्र कल्पना है या सच है। जैसे आपने देखा कि जयंत विष्णु नार्लिकर जी की जो कहानी है पार नजर के, ये एक काल्पनिक कहानी, उन्होंने कल्पना की है कि मंगल ग्रह पर पहले जीवन था, धीरे धीरे वो वहां नष्ट हो गया और वहां के लोग जो है जमीन के अंदर कॉलोनी बना के रहने लगे। तो ये कल्पना है। तो इसी तरीके की आप ये चारों लेखकों की आप कहानियों को इकट्ठा कीजिए और उन्हें पढ़िए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी शब्द पर सोचो। इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है और कोई जगह या शहर भी। क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ? इस पर कुछ सोच कर लिखो। तो बच्चों इसे आप स्वयं करेंगे। अजनबी कहते हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, जिससे हम अनजान होते हैं। ऐसा कई दफे होता है जब हम किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं, वहां कभी ऐसा होता है कि हम लोग, बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन जब हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, सबसे पहले अपना नाम बताते हैं, दूसरे का हम नाम जानते हैं, तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है वो अजनबीपन समाप्त होता जाता है और हम दूसरों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, अपने बारे में भी देते हैं। ऐसे जब हम पहली बार स्कूल में एडमिशन लेते हैं, पहली बार जब जाते हैं, तो हम वहाँ के वातावरण से, वहाँ पढ़ने वाले छात्रों से, वहाँ रहने वाले शिक्षकों से हम सबसे अनजान होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग बातचीत करते हैं तो उससे हमारा वो अजनबीपन जो है वो दूर हो जाता है।
तो जब हम पहले पहले किसी शहर में जाते हैं, किसी जगह में जाते हैं जिसमें हम पहली बार जा रहे हैं, तो वहां से हम अनजान होते हैं, यानी उसके बारे में न जानना। तो इस बारे में बच्चों आपका कुछ अनुभव होगा तो उसे आप स्वयं लिखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं अनुमान और कल्पना। यह कहानी जमीन के अंदर की जिंदगी का पता देती है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा उसकी कल्पना करो और लिखो। तो बच्चों जो ये कहानी है पार नजर के, ये जमीन के अंदर, इसमें दिखाया गया है कि मंगल ग्रह में लोग जमीन के अंदर कॉलोनी बना करके रहते थे। तो मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा इसकी कल्पना करो और लिखो। तो देखिए, मंगल ग्रह पर सूर्य में आए परिवर्तन के कारण जो प्राकृतिक असंतुलन पैदा हुआ, जिसके कारण वहां रहने वाले सभी जीव जंतु पेड़ पौधे सभी नष्ट हो गए। इस कारण मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर रहना बहुत कठिन होगा, क्योंकि देखिए वहां जीवन की संभावना इसलिए नहीं थी कि वहां पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी वहां नष्ट हो गए थे, तो वहां ऊपर जमीन के ऊपर रहना बहुत कठिन हो गया होगा, तभी तो वो उनका जीवन समाप्त हो गया। शायद वहां न तो कोई पेड़ पौधे होंगे, न ही कोई जानवर होगा। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान होगा, सूखी मिट्टी होगी या पथरीले पहाड़ होंगे। वहां पानी की भी कमी हो सकती है, या तो बहुत ठंड भी हो सकती है या बहुत गर्मी भी हो सकती है। इन सभी कारण से वहां जीवन यापन करना बहुत ही कठिन होगा। शायद इसीलिए लोग वहां जमीन के नीचे कॉलोनी बनाकर यंत्रों की सहायता से रहते होंगे। अब आता है बच्चों, मान लो कि तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो और मैं शैली में यह कहानी सुनाओ। यानी इसमें मैं ऐसे ही आप उसको पेश करो इस कहानी को कि जैसे आप किसी दूसरे को ये सुना। जब हम कोई भी बात करते हैं, मैं यहाँ गया था, या मैंने ये खाया था, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, है ना, तो आप मैं का प्रयोग करते, तो उसी तरीके से मैं का प्रयोग करके आपको इस कहानी को अपनी भाषा में लिखना है। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं मंगल ग्रह में जमीन के नीचे बनी हुई कॉलोनी में रहता हूँ। मैं जमीन के ऊपर का दृश्य देखना चाहता था। एक बार मैंने अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर चुपके से उस रास्ते से जाना चाहा जिस रास्ते से मेरे पापा प्रतिदिन काम करने जाया करते थे। मैंने सुरंग के दरवाजे में बने खांचे में कार्ड डाला और दरवाजा खुल गया। यंत्र में कुछ अजीब सी हरकत हुई और एक दूसरे यंत्र ने मेरी तस्वीर खींच ली। तभी सिक्योरिटी गार्ड आ गए और मुझे ले जाकर वापस मेरे घर छोड़ दिया। फिर मुझे मेरे पापा ने बताया कि मंगल ग्रह की जमीन पर भी ऐसा ही जीवन था, लेकिन सूर्य में आए परिवर्तन के कारण वहां का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। सभी जीव जंतु पेड़ पौधे नष्ट हो गए और हमें जमीन के अंदर कॉलोनी बनाकर यंत्रों की सहायता से रहना पड़ रहा है। तो बच्चों बन गई ना ये कहानी, जैसे आप सुना रहे हो किसी और को। अब आता है बच्चों भाषा की बात। वार्तालाप शब्द वार्ता और आलाप दो के योग से बना है, वार्ता और आलाप। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के प्रारंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। नीचे लिखे कुछ शब्दों के में किन शब्दों की संधि है? तो देखिए बच्चों, अब आपका आता है जैसे शिष्टाचार, श्रद्धांजलि, दिनांक, उत्तरांचल, सूर्यास्त और अल्पाहार। इनमें हमको संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो शिष्टाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, शिष्ट और प्लस आचार। श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्लस अंजलि। दिनांक, दिन प्लस अंक। और उत्तरांचल, उत्तर प्लस अंचल। सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त। अल्पाहार, अल्प प्लस आहार। अब देखिए इसमें देखिए जैसे शिष्टाचार है तो शिष्ट प्लस आचार, तो इसमें शिष्ट अ धन आ बराबर आ हो गया, वो तो हो गया आपका शिष्टाचार। इसमें टॉ पे आ की मात्रा है ना, शिष्टा। तो इधर जब हमने लिखा है तो हमने शिष्ट प्लस आचार लिखा है, तो इसमें टॉ ओ का साउंड आ रहा है ना, तो ओ प्लस आ बराबर आ, ठीक है। ऐसे ही श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्लस अंजलि, धा, आ प्लस अ बराबर आ, श्रद्धांजलि, ठीक है। अब है बच्चों देखिए, कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। हाँ, यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। तो ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े तुम स्वयं सोचकर लिखो। अब देखिए पहला है, जैसे ये हमने बनाए हैं बच्चों,
मेरे स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन आ गई। और दूसरा है जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन आ गई। अब देखिए इनमें क्या अंतर है, इनमें सिर्फ ये अंतर है कि जो पहला वाला हमारा वाक्य है मेरे स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन आ गई, ये एक पूर्ण वाक्य है। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन आ गई एक वाक्य है ये, उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया, इसमें पूर्ण विराम लग गया। लेकिन जो हमारा नीचे वाला वाक्य है जैसे जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, इसमें बीच में आपका अल्प विराम भी है ना। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, अब अल्प विराम है तो यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकेंगे। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन आ गई। तो देखिए ऊपर वाले में हमारा पूर्ण विराम है और नीचे वाले में हमारा इसके साथ साथ पूर्ण विराम के साथ साथ अल्प विराम का भी हमने प्रयोग किया है। अब ऐसे ही दूसरा देखिए, मेरे पहुंचते ही मेहमान चले गए। ये हमने जब वाक्य पढ़ा तो हमने कहीं पे भी हम इसमें रुके नहीं और हमारा वाक्य लास्ट में पूरा हो गया और हमने पूर्ण विराम लगा दिया। लेकिन जब हम नीचे वाला वाक्य हमने लिखा जैसे ही मैं पहुंचा, उसके बाद हमारा अल्प विराम है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुकेंगे। जैसे ही मैं पहुंचा मेहमान चले गए। तो देखिए एक वाक्य में तो हमारे ऊपर पहले वाले वाक्य में तो हमारा पूरा एक वाक्य है, फुल स्टॉप का हमने पूर्ण विराम हमने लगाया, उसके बाद नीचे वाले में हमने बीच में अल्प विराम भी लगाया, यानी थोड़ी देर हम रुके हैं। कंडक्टर के कहते ही बस चल पड़ी, इसमें देखिए हम कहीं पर भी नहीं रुके, है ना। और दूसरे वाले वाक्य में जैसे ही कंडक्टर ने कहा थोड़ी देर हम रुके, यानी अल्प विराम है वहां पे, बस चल पड़ी। तो आप समझे इसमें अंतर कि एक तो हमारा पूर्वा वाक्य है और दूसरे में हमने बीच में अल्प विराम का भी प्रयोग किया है। अब बच्चों देखिए है छोटू ने चारों ओर नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा यानी नजर दौड़ाई यानी देखा। तो उपर्युक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों में विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नजर के साथ साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिससे मुहावरे बने हैं। उनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। तो बच्चों देखिए जो मुहावरे होते हैं, मुहावरे वाक्यों में विशिष्ट अर्थ देते हैं, ठीक है। तो अब ये नीचे जो 4 मुहावरे दिए गए हैं, नजर पड़ना, नजर रखना, नजर आना और नजर नीची होना, इसमें पढ़ना, रखना, आना और नीची होना ये क्रियाएं हैं। पढ़ना, रखना, आना और नीचे होना ये क्रियाएं हैं। तो इनका प्रयोग करते हुए हम वाक्य बनाएंगे। देखिए जैसे पहला है हमारा नजर पड़ना। रवि की नई कमीज पर मेरी नजर पड़ी, तो ये वाक्य हो गया। या इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि सुरेश को मैंने मेले में देखा और उस पर मेरी नजर पड़ी, है ना। नजर आना, मुकेश की गलती सबकी नजर में आ गई यानी दिखाई दे गई। मुकेश ने जो गलती की वो हमें दिखाई दे गई। उसके बाद है नजर रखना। परीक्षा में अध्यापक सब बच्चों पर नजर रखे हुए हैं। और नजरें नीची होना, सोनू की गलत आदतों से उसके माता पिता की नजरें नीची हो गई। तो देखा आपने किस तरीके से हमने इन क्रियाओं के साथ जो है मुहावरों का हमने प्रयोग किया। नीचे एक ही शब्द के 2 रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा और दूसरा विशेषण है। वाक्य बनाकर समझाओ और बताओ कि इसमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण। तो बच्चों यहाँ देखिए कुछ शब्द संज्ञा और कुछ विशेषण दिए गए हैं, जैसे आकर्षक और आकर्षण, मिलते जुलते हैं देखिए, है ना। प्रभाव और प्रभावशाली, प्रेरणा और प्रेरक, प्रतिभाशाली और प्रतिभा। अब चलिए हम पहले वाले को लेते हैं। आकर्षण बच्चों संज्ञा शब्द है। रेखा अपने अभिनय द्वारा सबके आकर्षण का केंद्र बन गई। तो आकर्षण शब्द हमारा क्या है, संज्ञा है। और आकर्षक शब्द है हमारा विशेषण। मोहित का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है। दूसरा है प्रभाव। प्रभाव शब्द है बच्चों संज्ञा। युद्ध का प्रभाव विनाशकारी होता है। और प्रभावशाली है हमारा विशेषण। नेताजी ने प्रभावशाली भाषण दिया। उसके बाद आता है हमारा प्रेरणा। प्रेरणा शब्द है बच्चों संज्ञा। मुझे इस कहानी से प्रेरणा मिली। और प्रेरक है विशेषण। इस पुस्तक में कई प्रेरक कहानियां हैं। प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली शब्द है आपका विशेषण। दिनेश एक प्रतिभाशाली छात्र है। और प्रतिभा शब्द है संज्ञा। प्रत्येक बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा छुपी रहती है।
तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और तब तक के लिए गुड बाय।